साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहां पर हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी बनता है तो उसे भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको रिटर्न फॉर्म में उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी टिक मार्क वाला काम नहीं रहेगा, आपको बाकायदा आंसर दिया जाएगा, साथ ही साथ में आंसर का एक्सप्लेनेशन भी जो होता है वो भी आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, जिससे सारी चीज़ें आपके दिमाग पर बैठती चले। साथ ही साथ में जब आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करें तो बड़ी आसानी से आप रिवीजन कर सकें। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ में आपको बता दें, स्पोर्ट्स करंट अफेयर की बात करें, एमपी करंट अफेयर की बात करें, और जितनी भी समसामयिक घटना संग्रह आपको देखने को मिलती है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, वो सभी समसामयिक घटना संग्रह आपको इस वीडियो में डिटेल में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, क्योंकि दिवस वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपके हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए है 10 अप्रैल, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल, ऑप्शन सी है 11 अप्रैल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 15 अप्रैल। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको इस प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है, आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 11 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है। अब ये किसकी याद में मनाया जाता है और क्या इसका उद्देश्य है वो भी हम आपको बताते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन कस्तूरबा गांधी की जयंती होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी की जयंती होती है, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया जाता है। देखिए, इस दिवस को 2003 में मनाया जाना जो है प्रारंभ किया गया था, तो 2003 से स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद की देखभाल के लिए जागरूक करना है। तो क्या होता है कि देखिए, महिलाओं को गर्भावस्था के बाद में देखभाल की बहुत आवश्यकता होती है, तो इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब जैसा कि आपको पता है, कोई भी दिवस हो तो हर एक दिवस की थीम जरूर होती है और थीम जरूर पूछी जाती है परीक्षाओं में। तो इस दिवस की थीम 2021 की क्या रही है, आइए देखते हैं। तो इस वर्ष की थीम रही है कोरोना वायरस के दौरान घर पर रहना, मां और नवजात शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित करना। ये जो है ये थीम रही है 2021 की विश्व मातृत्व दिवस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, मध्य प्रदेश के किस जिले को रेडीमेड गवर्नमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? एमपी करंट अफेयर का यह प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी है इंदौर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जबलपुर को रेडीमेड गवर्नमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। आइए इसके बारे में आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले को रेडीमेड गवर्नमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद के तहत जबलपुर में रेडीमेड के क्षेत्र में अधिक उन्नत कार्य किया जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार के द्वारा एक योजना चालू की है, एक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए जबलपुर को जो है रेडीमेड के क्षेत्र में यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है और जबलपुर में रेडीमेड हब स्थापित किया जा रहा है। अब जबलपुर से कुछ स्टैटिक प्रश्न बनते हैं एमपी स्टैटिक जीके के, तो वो भी देख लेते हैं। तो जबलपुर में भेड़ाघाट जो है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात करते हैं, जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार धानी भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं अक्सर एग्जाम्स में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, अभी हाल ही में भारतीय सेना के किस अधिकारी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में साइकिलिंग के लिए 2 नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? तो भारतीय सेना अदम्य साहस के लिए यहाँ पर जानी जाती है। तो यहाँ पर किस अधिकारी ने साइकिलिंग के क्षेत्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में यहाँ पर नाम रिकॉर्ड में जो है अपना करवाया है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है रघुवीर सिंह, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू, ऑप्शन सी है सूबेदार भीम सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, किसने यहाँ पर साइकिलिंग में अपना नाम लिखवाया है। तो सही आंसर है बी, यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने साइकिलिंग के क्षेत्र में जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम लिखवाया है। आइए देखते हैं कुछ जानकारी इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने साइकिलिंग में 2 नए रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं। पहला रिकॉर्ड क्या है? तो पहला रिकॉर्ड तब स्थापित किया जब उन्होंने लेह से मनाली 472 किलोमीटर की दूरी 35 घंटे 25 मिनट में साइकिल द्वारा तय कर दी। ठीक है, तो 472 जो है किलोमीटर की दूरी इन्होंने महज 35 घंटे और 25 सेकंड में साइकिल के द्वारा तय की। दूसरा रिकॉर्ड कब बनाया?
तो दूसरा रिकॉर्ड तब बनाया जब उन्होंने 5,492 किलोमीटर की दूरी जो है स्वर्णिम चतुर्भुज पथ पर साइकिल से 14 दिन और 23 घंटों में पूरी कर दी। अब ये सर स्वर्णिम चतुर्भुज जो आपका पथ है ये कहाँ पर है? तो देखिए, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज पथ योजना चालू की गई, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो उसकी जो कुल दूरी है वो है 5,492 किलोमीटर की वो दूरी है। तो उसको इन्होंने 14 दिनों में और 23 घंटों में पूरी करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में यहाँ पर नाम अपना दर्ज कराया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4, भगवान हनुमान के जन्म को लेकर के एक साक्ष्य आधारित पुस्तक का विमोचन कब किया जाएगा? यहाँ पर एक हनुमान जी की जो है जन्म को लेकर के एक साक्ष्य आधारित पुस्तक यहाँ पर विमोचित की जा रही है, तो कब किया जाएगा विमोचन, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 11 अप्रैल 2021 को, ऑप्शन बी है 13 अप्रैल 2021 को, ऑप्शन सी है 17 अप्रैल 2021 को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 15 अप्रैल 2021 को। आइए देखते हैं। सही आंसर इसका बी यानी कि 13 अप्रैल 2021 को यह साक्ष्य आधारित पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। तो देखिए, यह साबित करने के लिए कि भगवान हनुमान का जन्म तिरुमाला स्थित 7 पवित्र पहाड़ियों में से एक श्री वेंकटेश्वर स्वामी पहाड़ी पर हुआ था, एक साक्ष्य आधारित पुस्तक का विमोचन 13 अप्रैल 2021 को किया जाएगा। अब इसका विमोचन कौन कर रहा है? तो पुस्तक का अनावरण तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD के द्वारा किया जाएगा। और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा कि जो भगवान हनुमान के जन्म पर आधारित पुस्तक है उसका विमोचन कब किया गया, तो आप डेट भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ में ये पूछा जाएगा कि उसका विमोचन कौन कर रहा है, तो TTD यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के नाम से जो यहाँ पर संस्थान है उसने इस पुस्तक का विमोचन करने का फैसला लिया है। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपको बन सकता है। CBT 2 जो आपका रेलवे का आने वाला है उसमें प्रश्न बन सकता है, MPPSC में भी यह प्रश्न बन सकता है, और जो SSC का एग्जाम आने वाला है उसमें भी यह प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो करंट अफेयर जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होती हैं सारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर के आते हैं, एक एक क्वेश्चन चुन करके लेकर के आते हैं, सारी जानकारी इकट्ठा करके आपके लिए लेकर के आते हैं, जिससे कि न केवल आप अभी इसको पढ़ सकें बल्कि बाद में जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करें तब भी आप आसानी से रिवीजन कर सकें। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। टेलीग्राम चैनल पर कैसे जाना है, बस आप टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन और आपको हमारा लोगो देखने को मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके आप ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे पहले जितनी भी यहाँ पर 360 डिग्री करंट अफेयर हमने अपलोड की हैं वो सारी करंट अफेयर देख सकते हैं। हर एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सारी की सारी वीडियोज़। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 5, अभी हाल ही में भारत ने एयर बबल समझौते में किस पड़ोसी देश को शामिल कर लिया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है श्रीलंका, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। तो किसको यहाँ पर शामिल किया गया है एयर बबल समझौते में? चलिए इसका आंसर बताते हैं, फिर आपको ये बताते हैं कि एयर बबल समझौता होता क्या है। आइए देखते हैं, आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है सी यानी कि श्रीलंका को अभी भारत ने शामिल कर लिया है एयर बबल समझौते में। चलिए देखते हैं और कितने देशों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो देखिए, कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत और श्रीलंका के मध्य 23 मार्च 2020 से सभी हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, परंतु एयर बबल में शामिल होने के बाद अब यह उड़ानें पुनः चालू कर दी गई हैं। एयर बबल में शामिल होने वाला सार्क की तरफ से 6वां देश है, यानी श्रीलंका जो है वो सार्क की तरफ से, सार्क देशों की तरफ से शामिल होने वाला 6वां देश है जो एयर बबल में शामिल हुआ है। वहीं कुल मिलाकर के 28वां देश है जो भारत के साथ में एयर बबल में शामिल हुआ है। अब एयर बबल एक द्विपक्षीय नियमों एवं प्रतिबंधों की व्यवस्था है। जैसा कि आपको पता है कि देखिए जहाँ जहाँ पर भी कोरोना वायरस फैला हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर एक दूसरे के देश में अगर आप जाना चाहते हैं तो एक एयर बबल यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। यानी कि उससे पहले आपको जो भी एयर बबल में जाता है तो उससे पहले क्या होता है, RT-PCR पहले टेस्ट होगा आपका, फिर आपको उन लोगों से नहीं मिलने दिया जाएगा जिनका RT-PCR टेस्ट नहीं हुआ है, चाहे भले ही वो आपके परिवार के लोग हों। जैसे ये चर्चा में कब आया था, जब आपका IPL हुआ था दुबई में, तब ये एयर बबल जो है वो चर्चा में आया था। तो दुबई में क्रिकेटरों के लिए भी ऐसा ही किया गया था, उनको भी अपने परिवार से दूर रखा गया था। बाकी जो है जो भी एयर बबल में जा रहा था उन सब का RT-PCR टेस्ट, बाकी मास्क, बाकी मतलब पूरी हर एक जो है सैनिटाइजिंग वगैरह ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी एयर बबल में जाने वाले को। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कोरोना वायरस से बचाने का प्रयास किया जाता है एयर बबल में जाने वाले को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। बाकी एयर बबल पर हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एयर बबल क्या होता है। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं।
क्योंकि एयर बबल आपके जो है एमपीपीएससी मेंस में पूछा जा सकता है। तो बहुत ही जल्द जो है हमारा शॉर्ट वीडियो सेक्शन जो आता है, जिसमें हम आपको किसी एक प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देते हैं विद वीडियो के साथ में, तो वो वीडियो भी हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर के देखिएगा, जिला एवं सत्र न्यायालय में क्या अंतर होता है, दीवानी फौजदारी मामले क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने एक वीडियो सीरीज यहाँ पर चालू की है, जाकर के जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एमपीपीएससी मेंस की दृष्टि से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो 1500 किलो कबाड़ से देश का सबसे बड़ा लोगो कहां पर बनाया जा रहा है? एमपी का करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है उज्जैन, ऑप्शन बी है इटारसी, ऑप्शन सी है भोपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है दमोह। तो कहां पर 1500 किलो कबाड़ से देश का सबसे बड़ा लोगो तैयार किया गया है? आइए देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि भोपाल में 1500 किलो कबाड़ से यहां पर देश का सबसे बड़ा लोगो तैयार किया गया है। आइए कुछ जानकारी देते हैं आपको। तो देखिए, आईएसबीटी भोपाल पर नगर निगम की वर्कशॉप से निकले करीब 15 किलो कबाड़ को 1500 कर लीजिए, 1500 किलो कबाड़ से 20 फीट लंबे और 20 फीट चौड़े नगर निगम के लोगों को पवन देशपांडे और देवेंद्र साक्य ने अपनी टीम के साथ मिलकर के बनाया है। तो नगर निगम से ही निकले जो कचरा है, और उसी से जो है नगर निगम का ही लोगो यहाँ पर तैयार किया है। किसने तैयार किया है? तो पवन देशपांडे और देवेंद्र साक्य ने अपनी टीम के साथ मिल करके यहाँ पर तैयार किया है। ठीक है, चलिए और आपको जानकारी देते हैं। तो इस लोगों में प्लास्टिक की बोतलों को काट करके फूलों का आकार देकर उसका बैकग्राउंड तैयार किया है। ठीक है, तो जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, पेप्सी वगैरह की डली रहती हैं, तो उसको काट काट के जो है फूलों का आकार दिया है, उसको बैकग्राउंड बनाया है, और भोपाल में ये कार्य किया गया है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षा, जैसे कि एमपीपीएससी आने वाली है, या मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, और ये मतलब जितना भी आपका करंट अफेयर है, उन सब की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश का पहला सबसे बड़ा लोगो है जो कबाड़ से मिलकर के बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलिएगा, और लास्ट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ये प्रश्न आपको कैसे लगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो 2 ग्रीन एनर्जी शहरों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें 2 ग्रीन एनर्जी वाले शहर हो गए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बिहार। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि बिहार जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें एक ही राज्य में 2 ग्रीन एनर्जी वाले शहर हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो शहर। तो देखिए, बिहार के 2 शहर राजगीर और बोधगया पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर आधारित शहर बन गए हैं। इस उपलब्धि को पाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। ठीक है, तो दोनों राज्यों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि जो कथन वाले प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के, वो कुछ इस तरह से ही बनेंगे। जो वैसे प्रश्न होते हैं ना, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी होगी। तो ऐसे ही प्रश्न बनेगा, इनमें से किन 2 शहरों में जो ग्रीन एनर्जी वाले शहर बन गए हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा राजगीर, और दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा बोधगया, तीसरा कुछ और दिया रहेगा, चौथा कुछ और दिया रहेगा। फिर आपसे पूछेंगे ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि राजगीर और बोधगया जो कि बिहार के शहर हैं, पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर आधारित शहर बन गए हैं। ठीक है, चलिए अब इनको चलाने के लिए क्या है? तो इनको चलाने के लिए आवश्यक हरित ऊर्जा की पूर्ति सौर ऊर्जा निगम के द्वारा की जाएगी। ठीक है, देखिए हरित शहर से क्या मतलब है? तो जो भी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाएंगी, जो भी ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा, वो सौर ऊर्जा पर किया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल वाले जो उत्पाद होते हैं, जिनको जला करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, पूरी तरह से ग्रीन ऊर्जा पर आधारित शहर बन गए हैं ये। ठीक है, चलिए बिहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा में आया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान बिहार के राज्यपाल है, पटना यहाँ की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8, मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस शहर में टू स्वीप ट्राम शुरू किए गए हैं? ठीक है, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सर ये ट्राम क्या होता है और ये टू स्वीप ट्राम का क्या मतलब है? तो पूरी जानकारी आपको देंगे। ये ऐसा शहर है जहाँ पर कोरोना नहीं जा पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। ठीक है, बाकी हर जगह लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है रायपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तिरुवनंतपुरम। तो कहाँ पर शुरू किया गया है जो है टू स्वीप ट्राम? चलिए देखते हैं। सही आंसर है सी नहीं है, इसका सही आंसर आप कोलकाता लगा लीजिए। सही आंसर बी यानी कि कोलकाता है। आइए देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने आपको पूरी जानकारी दी है इसको डिटेल में, तो आइए डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। तो मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में
2 स्वीप ट्राम शुरू किए गए हैं। अब ये सर ट्राम क्या होते हैं? तो ट्राम एक तरह की टॉय ट्रेन होती है। टॉय ट्रेन मतलब कि अभी क्या है कि देखिए वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, तो कुछ नई चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं पश्चिम बंगाल में, तो उनके बारे में जानकारी देने के लिए एक टॉय ट्रेन चला दी गई है। ठीक है, उस ट्रेन में पूरी आपको जानकारी दी जाएगी, कैसे वीवीपैट होता है, कैसे आप यहाँ पर वोटिंग मशीन में वोट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आपको मतलब कि वोट करना है, कैसे आपको दूरी बना करके रखना है, ये सारी चीज़ें उस टॉय ट्रेन में बताई जाती हैं। ठीक है, और इसमें कोई टिकट भी नहीं लगेगा। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एरिज आफ्ताब ने बताया है कि इन ट्राम के अंदर वीवीपैट और मतदान से संबंधित अन्य जो भी जानकारियां होंगी वो आपको बताई जाएंगी, और इसमें सफ़र करने के लिए कोई भी टिकट नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही कुल मिलाकर के एक टॉय ट्रेन है जिसमें ये सारी जानकारी आपको दी जाती है और फ्री में घुमाया जाता है। कुछ किलोमीटर की दूरी आपको फ्री में यहाँ पर घुमाया जाता है। तो कोलकाता वो जो है शहर है जहाँ पर ये 2 सीप ट्राम शुरू किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9, AM ट्यूरिंग अवार्ड 2020 किसने जीता है? ये ट्यूरिंग अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। अभी IB का एग्जाम जो है उसमें 2019 वाला पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए है पॉल एलन, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड बी अहो, ऑप्शन सी है लैरी पेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एलन मस्क। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि अल्फ्रेड वी अहो ने 2020 का MA ट्यूरिंग अवार्ड जीता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस ट्यूरिंग अवार्ड के बारे में। तो देखिए, AM ट्यूरिंग अवार्ड 2020 अल्फ्रेड वी अहो ने जीता। इस पुरस्कार को कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो प्रश्न कुछ इस तरह से बनेगा कि कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार इनमें से किस पुरस्कार को कहते हैं? तो याद रखिएगा AM ट्यूरिंग जो पुरस्कार होता है उसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम एलन M ट्यूरिंग के नाम पर रखा गया, जो एक ब्रिटिश गणितज्ञ हैं। तो याद रखिएगा एक ब्रिटिश गणितज्ञ हैं जिनका नाम है एलन M ट्यूरिंग, और उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा है। और जीता किसने है? तो ये भी आप याद रखिएगा, अल्फ्रेड बी अहो ने इस पुरस्कार को जीता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 देखिए, अब ये IPL वाला प्रश्न आ गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हाल ही में IPL का कौन सा संस्करण चालू हुआ है? जैसा कि आपको पता है IPL से प्रश्न बनने ही बनने हैं आपके MPPSC एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा हर एक एग्जाम में IPL से प्रश्न बनेंगे। तो अभी क्योंकि शुरुआत है, तो अभी जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम आपको यहाँ पर क्लियर करा दे रहे हैं। जैसे ही IPL खत्म होगा तो एक हम अलग से वीडियो बना करके लाएंगे, जैसा कि हमने जो सऊदी अरब वाला जो आपका इससे पहले वाला IPL था उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाई थी, तो इसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे। ऑप्शन ए की बात करते हैं 13वां संस्करण, ऑप्शन बी है 14वां संस्करण, ऑप्शन सी है 12वां संस्करण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 15वां संस्करण। चलिए आंसर देखते हैं, फिर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 14वां संस्करण यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। इस बार यह भारत में ही हो रहा है। पिछली बार का जो IPL था वो UAE में हुआ था। ठीक है, चलिए आपको जानकारी देते हैं जो अभी से यहाँ से करंट के प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में IPL का 14वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। 2021 की IPL की स्पॉन्सर से वीवो को मिली है, वीवो को। तो याद रखिएगा ये वाला जो IPL है वो है वीवो IPL 2021, यानी स्पॉन्सरशिप वीवो के पास में है। जो UAE में IPL हुआ था उसका नाम था ड्रीम 11 IPL 2020, यानी उसकी स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 के पास में थी। ठीक है, और ड्रीम 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? MS धोनी। हमने आपको कई बार आपको बताया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो IPL 2021 में सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी कौन है? तो क्रिस मॉरिस जो है वो सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा। तो याद रखिएगा यह प्रश्न जरूर बनेगा। और एक अनकैप्ड खिलाड़ी कौन होते हैं? तो वही सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं अनकैप्ड प्लेयर भारत के कृष्णप्पा गौतम रहे हैं। अनकैप्ड प्लेयर मतलब कि पहली बार जो IPL खेलते हैं। ठीक है, और नए नए आते हैं और मतलब कि उनकी बेस जो प्राइस होती है बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पर जो है कृष्णप्पा गौतम को बहुत महंगे में यहाँ पर खरीदा गया है। तो अनकैप्ड में सबसे महंगे प्लेयर कौन रहे हैं? कृष्णप्पा गौतम। और वैसे सबसे महंगे प्लेयर कौन रहे हैं? तो क्रिस मॉरिस, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा है। ठीक है, तो चलिए ये आपके महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे जिनके बारे में हमने आपको 360 डिग्री एंगल से पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दी। अब देखिए रोज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और आज भी पूछेंगे, और कल के प्रश्न के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो कल का हमने प्रश्न पूछा था कि किस राज्य की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर था उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। और जिन लोगों ने आंसर दिया उनके बारे में आइए आपको बता देते हैं। तो सीमा माकड़े, संध्या पाटले, मोनिका शर्मा, प्रिंसी राय, अवंतिका शुक्ला, तृप्ति दुबे और श्वेता गौतम, इन लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत डिटेल में आंसर दिया है। हम चाहते हैं कि आप भी आंसर दीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें अगर आप एक बार टाइप कर देते हैं कमेंट बॉक्स में तो वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती हैं। फिर जैसे ही आपको ये प्रश्न इससे संबंधित जो आपने टाइप किया है, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको कहीं भी देखने को मिलेगा तो आप उसका सही
आंसर भी ही लगाएंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। और ये जितने भी लोग हैं, सीमा माकड़े, संध्या पाटले, मोनिका शर्मा, प्रिंसी राय, अवंतिका शुक्ला, तृप्ति दुबे, श्वेता गौतम, इन लोगों ने बहुत डिटेल में आंसर लिखा है। एक बार आप जाइएगा कल वाली वीडियो पर और उसके कमेंट बॉक्स में जाकर के देखिएगा कितना डिटेल में इन लोगों ने लिखा है। तो इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमें और आप अपना आंसर लिखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आज का प्रश्न जो है वो IPL 2019 13वें संस्करण से बनेगा, 2020 वाले 13वें संस्करण से ये बनेगा कि आपको ये बताना है कि IPL 2020 का जो 13वां संस्करण है उसको किस टीम ने जीता है। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, IPL 2020 का 13वां संस्करण किस टीम ने जीता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस टीम ने जीता है। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि आपको पता है, इसके बारे में हम पहले आपको बता भी चुके हैं। और जैसे ये IPL खत्म होगा तो इसके ऊपर हमें एक अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल आपको कमेंट बॉक्स में यही लिखना है कि किस टीम ने 2020 का IPL जीता है, ड्रीम 11 IPL। ठीक है, और बाकी हम प्रैक्टिस के लिए MPPSC वालों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आते रहते हैं। प्रैक्टिस सेट हमने चालू कर दिए, जैसे कि आपको पता है आपका एग्जाम किस करके जून में पहुंच गया है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो प्रैक्टिस सेट हम डेली लेकर के आ रहे हैं। कल हम राज्य व्यवस्था की प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे, आज हम लेकर के आएंगे आपके लिए मध्य प्रदेश की हिस्ट्री और भारत की हिस्ट्री, इनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट जो आपके यूनिट 2 को कवर करेगा। ठीक है, तो जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। 12 बजे वीडियो आ जाएगी।